दोस्तों यकीनन हमारा जिस्म अपनी हेल्दीएस्ट और बेस्ट फॉर्म में तभी रह सकता है जब उसके तमाम पार्ट्स यानी हिस्से मुकम्मल हों और वो बराबर फंक्शनिंग यानी बखूबी अपना काम सरअंजाम दे रहे हों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे जिस्म के वो ऐसे कौन से 8 ऑर्गन्स हैं जिनकी गैर मौजूदगी या पार्शल जुज़वी गैर मौजूदगी के बावजूद भी हमारी बॉडी तकरीबन नॉर्मल फंक्शन कर सकती है। सुनने को तो ये बड़ी अजीब सी बात लगती है, लेकिन दोस्तों अगर आप गौर करें तो आप देखेंगे कि इस दुनिया में हज़ारों और लाखों ऐसे लोग मौजूद हैं जो इन ऑर्गन्स के बगैर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आज इस वीडियो में हम इन्हीं ऑर्गन्स के बारे में बात करेंगे। हमारा जिस्म एक कमाल की कम्प्लेक्स मशीन है जो कि टिश्यूज़, सेल्स, मसल्स, बोन्स, ऑर्गन और सिस्टम्स वगैरह से मिलकर बनता है। लेकिन चूंकि आज हमारा टॉपिक सिर्फ ऑर्गन्स है तो हम ऑर्गन्स पे ही बात करेंगे। हमारे जिस्म में 78 मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं जो मुख्तलिफ काम करते हैं। इनमें लंग, हार्ट, लिवर, स्टमक, ब्रेन, किडनी वगैरह शामिल हैं। सबसे पहला ऑर्गन जो हमारी बॉडी से अगर निकल भी जाए तो हमारी बॉडी नॉर्मली फंक्शन करेगी। इसमें सबसे कॉमन एग्जांपल अपेंडिक्स की है। अपेंडिक्स एब्डोमेन के लोअर राइट पार्ट में हिप बोन के पास मौजूद होता है जो कि लार्ज इंटेस्टाइन से भी कनेक्टेड होता है। ये एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है जो कि 4 से 6 इंचज़ या ज़्यादा से ज़्यादा 10 इंचज़ तक लंबाई में हो सकता है। नॉर्मली हमारी अपेंडिक्स का डायमीटर 6 मिलीमीटर होता है जिसको नॉर्मल अपेंडिक्स कहते हैं। और जिस अपेंडिक्स का डायमीटर 6 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाए इसको इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स कहा जाता है। अगर हम अपेंडिक्स के फंक्शन की बात करें तो अपेंडिक्स डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद फ्लोरा की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है। फ्लोरा हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में मौजूद एक बैक्टीरिया होता है जो इम्यूनिटी में हेल्प करता है। अपेंडिसाइटिस बेसिकली कंडीशन है जो अपेंडिक्स के इन्फ्लेमेशन की वजह से होती है, जिसमें अपेंडिक्स का डायमीटर 6 मिलीमीटर से ज़्यादा हो जाता है और इस वजह से अपेंडिक्स का दर्द होता है। इसका सिर्फ एक ही हल होता है कि इसको ऑपरेशन या सर्जरी से बाहर निकलवा दिया जाए और इस सर्जरी को अपेंडेक्टोमी कहते हैं। अपेंडिक्स का हमारी बॉडी से बाहर निकल जाने के बाद भी हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन करती है। ये लिवर के नीचे एक पियर शेप्ड ऑर्गन होता है जिसका काम बाइल को स्टोर करना है, जो कि एक डाइजेस्टिव फ्लूइड है। लेकिन दोस्तों कभी यूँ भी होता है कि बाइल फ्लूइड के कंपोनेंट्स हार्ड होकर स्मॉल स्टोन्स या पत्थर बन जाते हैं जिनको गैल स्टोन्स कहा जाता है। और अगर इनकी वजह से प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर ये रेकमेंड करते हैं कि इस गैल ब्लेडर को बॉडी से निकाल दिया जाए। अगर हम बाइल के फंक्शन की बात करें तो बाइल कोलेस्ट्रॉल बाइल सॉल्ट से मिलकर बनता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका काम फैट्स को डाइजेस्ट करना या सॉल्युबल फैट्स को ब्रेक डाउन करना होता है, जैसा कि विटामिन ए और विटामिन डी। गैलस्टोन्स इंतहाई दर्दनाक होते हैं। अगर इनका इलाज ना किया जाए तो इससे शदीद इन्फेक्शन और हत्ता कि डेथ भी हो सकती है। गैलस्टोन्स का एक इशू ये भी है कि ये किडनी स्टोन्स की तरह यूरिनेशन के प्रोसेस से नहीं निकल सकते। मेडिकेशन से ये स्टोन्स वक्ती तौर पर डिज़ोल्व तो हो जाते हैं, लेकिन मेडिसिन के बंद होते ही ये दोबारा आ जाते हैं। तो ज़्यादातर केसेस में इसका इलाज सिर्फ गैल ब्लेडर को सर्जरी से रिमूव करना ही होता है, जिस सर्जरी को कोलेसिस्टेक्टोमी कहा जाता है। दोस्तों हमारा लिवर यानी जिगर बहुत से काम करता है, जैसा कि न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करना, ब्लड को डिटॉक्सीफाई करना और बाइल फ्लूइड पैदा करना, जिसका हम आपको पहले बता चुके हैं कि वो एक डाइजेस्टिव फ्लूइड होता है जो डाइजेशन में मदद करता है। क्योंकि हम मुकम्मल लिवर रिमूव या डोनेट तो नहीं कर सकते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हम आधे से ज़्यादा लिवर किसी ऐसे पेशेंट को ज़रूर डोनेट कर सकते हैं जिसका लिवर ख़राब हो चुका हो। आप यहाँ ये सुनकर भी हैरान होंगे कि हमारा लिवर दूसरे ऑर्गन्स की तरह नहीं होता। ये काटने या डोनेट करने के बाद वापस ग्रो कर जाता है। दरअसल हमारा लिवर हेपेटोसाइट सेल्स से बना होता है। ये वो स्पेशल सेल्स हैं जो नॉर्मल हालत में रेप्लिकेट नहीं करते, लेकिन जैसे ही लिवर का कुछ हिस्सा रिमूव या डोनेट किया जाता है तो ये सेल्स एक्टिव होकर रेप्लिकेट होना शुरू हो जाते हैं। लिवर रीजनरेशन इतनी एफिशिएंट और मौसर है कि अगर आप अपना 65% लिवर डोनेट भी कर दें तो ये सेल्स इसको 1 साल में दोबारा मुकम्मल कर देंगे। हमारा स्टमक एक मस्कुलर ऑर्गन है जो अपनी कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग मूवमेंट की वजह से खाने को ब्रेक डाउन करता है और इसमें मौजूद गैस्ट्रिक एसिड खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दूसरे ऑर्गन्स की तरह हमारे स्टमक को भी मुख्तलिफ डिजीज़ या बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जिसमें से सबसे ख़तरनाक स्टमक कैंसर होता है। गैस्ट्रेक्टोमी एक सर्जरी या ऑपरेशन है जिसको स्टमक कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। इस सर्जरी में स्टमक को बॉडी से निकाल दिया जाता है और एसोफेगस को डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है।
स्टमक के रिमूवल से हमारी बॉडी पर ज़्यादा असरात तो नहीं होते, लेकिन इस सर्जरी के पेशेंट्स एक वक्त में सिर्फ थोड़ा सा खाना खा सकते हैं और इनको वक्फे वक्फे यानी फ्रीक्वेंट इंटरवल्स में खाना खाना पड़ता है, क्योंकि खाना स्टोर करने वाला स्टमक अब इनकी बॉडी में नहीं होता। और इसी तरह इन पेशेंट्स को कुछ सप्लीमेंट्स दी जाती हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करती हैं, खसूसन वो खाने जिनमें विटामिन बी और डी होता है, क्योंकि ये विटामिन स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट नहीं होते। इसके अलावा शुगर्स और स्टार्च जो कि मोस्टली स्टमक में डाइजेस्ट होते थे, अब डायरेक्टली स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इनको पानी की मदद से ब्रेक डाउन करता है, जिस पानी का ज़्यादातर हिस्सा हमारे ब्लड से आता है और जिसकी वजह से लो ब्लड प्रेशर जैसी प्रॉब्लम्स इन पेशेंट्स को होती हैं। लेकिन ओवरऑल ये पेशेंट्स थोड़ी सी डाइट में चेंजेस या डाइट कंट्रोल करके इन परेशानियों से बच सकते हैं और नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं बगैर स्टमक के। हम सांस लिए बगैर ज़िंदा नहीं रह सकते। सांस लेने से बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, जिसको ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन का प्रोसेस कहा जाता है। इस सांस लेने के अमल से ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से बाहर निकल जाती है, और ये सारा प्रोसेस करते हैं हमारे लंग्स। हमारी बॉडी में दो लंग्स होते हैं, या यूँ भी कहना बुरा नहीं कि लंग्स का एक पेयर होता है जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अगर बॉडी में से एक लंग किसी भी वजह से रिमूव कर दिया जाए तो क्या हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन कर सकेगी? तो दोस्तों, इसका जवाब हम कुछ यूँ समझ सकते हैं कि लंग्स के रिलेटेड कुछ बीमारियाँ यानी डिजीज़ जैसा कि कैंसर और ट्यूबरकुलोसिस, जिसको आम अल्फाज में टीबी भी कहा जाता है, इन बीमारियों की वजह से लंग्स के टिश्यूज़ बुरी तरह मुतासर होते हैं और इनकी रिकवरी पॉसिबल नहीं होती। और ये रिस्क हमेशा रहता है कि इन्फेक्टेड टिश्यूज़ हेल्दी टिश्यूज़ को भी इन्फेक्ट ना कर दें। तो ऐसे केसेस में डॉक्टर्स लंग्स का इन्फेक्टेड पार्ट या फिर एक पूरा लंग ही बॉडी से रिमूव कर देते हैं और इस सर्जरी को न्यूमोनेक्टोमी कहा जाता है। आप यहाँ ये जानकर हैरान होंगे कि इन पेशेंट्स का ये बचा हुआ एक लंग भी टोटल में से 70 to 80% काम कर सकता है, और जो कि बॉडी को नॉर्मल फंक्शन करवाने के लिए काफ़ी होता है। स्प्लीन हमारे स्टमक के लेफ़्ट यानी बाईं साइड पर मौजूद होता है और बाकी ऑर्गन्स की तरह ये भी इंतहाई ज़रूरी प्रोसेस और काम करता है। अगर हम स्प्लीन के फंक्शन की बात करें तो स्प्लीन हमारे ब्लड की फ़िल्ट्रेशन करता है। इसके अलावा ये ओल्ड या डैमेज रेड ब्लड सेल्स को रिमूव करता है, और स्प्लीन ही वो जगह होती है जहाँ इन्फेक्शन से लड़ने वाले वाइट ब्लड सेल्स पैदा होते हैं। लेकिन अगर किसी भी एक्सीडेंट की वजह से स्प्लीन फट जाए तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, क्योंकि इसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग होती है जो कि फेटल यानी जानलेवा भी साबित हो सकती है। और इसी तरह अगर स्प्लीन में इन्फेक्शन हो जाए तो ये स्वेल यानी सूज जाता है और हेल्दी ब्लड सेल्स को डैमेज करता है। तो कुछ केसेस में डॉक्टर्स इसको सर्जरी करके रिमूव कर देते हैं, जिस सर्जरी को स्प्लीनेक्टोमी कहा जाता है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि स्प्लीन वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करता है, जिससे बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ती है। इसके निकल जाने के बाद पेशेंट्स को कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं ताकि वो अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन रख सकें। हमारी एक किडनी में 10 लाख से भी ज़्यादा फिल्टरिंग यूनिट्स होते हैं, जिनको नेफ्रॉन्स कहा जाता है। हमारी किडनी बॉडी से वेस्ट और एक्सेस फ्लूइड को रिमूव करती है। अगर किडनी का ये फंक्शन आपको बहुत छोटा लगता है तो दोस्तों, ज़रा ये सोच कर देखें कि क्या होगा अगर आप अपने घर से महीनों कचरा बाहर ना निकालें। बिल्कुल इसी तरह अगर किसी पेशेंट की बॉडी से वेस्ट ना निकले तो उसको वॉमिटिंग, डायरिया और डिहाइड्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। पेशेंट की पूरी बॉडी स्वेल कर सकती है, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है और सांस लेने में भी दुश्वारी हो सकती है। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि हम एक किडनी पर भी नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं। हमारी किडनी डेली तकरीबन 150 लीटर ऑफ ब्लड फ़िल्टर करती है, जिससे तकरीबन लीटर या लीटर से ज़्यादा वेस्ट या यूरिन प्रोड्यूस होता है। तो दरअसल दोस्तों, होता यूँ है कि जब एक किडनी बॉडी से रिमूव कर दी जाती है तो दूसरी यानी रिमेनिंग किडनी उसके नेफ्रॉन साइज़ में बड़े होना शुरू हो जाते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड की फ़िल्ट्रेशन कर सके। और ये एक किडनी भी उतनी ही एफिशिएंटली काम करती है जितना कि दो किडनीज़। ये तो आपने यकीनन नहीं सोचा होगा कि हमारी बॉडी ब्रेन यानी दिमाग के बगैर भी चल सकती है। हम जानते हैं कि हमारा ब्रेन यानी दिमाग ही तो हमारी बॉडी का सीपीयू होता है, जो कि सब कुछ कंट्रोल करता है, जैसा कि हमारे इमोशंस, मेमोरी, थॉट्स, ब्रीदिंग, टेम्परेचर वगैरह वगैरह।
लेकिन दोस्तों ज़िंदगी में कुछ ऐसा भी होता है कि इंसान को ज़िंदा रखना पड़ता है, चाहे कि वो वन हेमिस्फीयर या आसान अल्फाज में आधे दिमाग के साथ ही क्यों ना रखा जाए। अगर हम हेमिस्फीयर की बात करें तो हमारा दिमाग दरअसल दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, जिसमें लेफ़्ट यानी बाएं साइड वाला हिस्सा लेफ़्ट हेमिस्फीयर और राइट यानी दाईं साइड वाला हिस्सा राइट हेमिस्फीयर कहलाता है। और ये दोनों लेफ़्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर दोनों अलग अलग फंक्शंस करते हैं। तो ऐसे लोग जिनमें एपिलेप्सी यानी मिर्गी की बीमारी या डिसऑर्डर होता है, जहाँ दिमाग के एक साइड या एक हेमिस्फीयर से साइजर्स आना शुरू हो जाते हैं। अगर हम इधर साइजर्स की बात करें तो साइजर्स दोस्तों दिमाग में होने वाली एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कहते हैं, जिसकी वजह से दौरे पड़ते हैं, बेहोश होकर इंसान गिर जाता है और वगैरह वगैरह इसकी अलामात होती हैं। वन साइडेड सीजर्स का ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड होता है, और अगर ये कंडीशन मेडिकेशन से ना संभले तो डॉक्टर हेमिस्फेरेक्टोमी का मशवरा देते हैं, जिसमें एक पूरा हेमिस्फेयर या अफेक्टेड हिस्से को निकाल दिया जाता है। ये एक इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड और एक्सट्रीम ऑपरेशन होता है, जो कि अगर कामयाब हो जाए तो इंसान मुकम्मल ना सही मगर नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकता है। हेमिस्फेरेक्टोमी के बाद तकरीबन 50 to 90% लोग साइज़र से तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन इस सर्जरी के बाद पेशेंट्स को किसी किसी बॉडी पार्ट में यानी हिस्से में पैरालिसिस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उस पर्टिकुलर पार्ट को कंट्रोल करने वाला हेमिस्फेयर दिमाग में होता ही नहीं। लेकिन क्योंकि दोस्तों ये एक मेजर और हाई रिस्क ऑपरेशन होता है, इसीलिए डॉक्टर्स इस पर जाने से पहले दूसरे ऑप्शंस या ट्रीटमेंट्स को करना प्रेफर करते हैं, और ये मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि इस सर्जरी को ना ही किया जाए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।